नमस्कार दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है हिस्ट्री टेकिंग। ये बहुत ही एक बेसिक टॉपिक है। ये आप अगर क्लिनिकल पोस्टिंग में आप जाते हैं तो ये आपको एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ महसूस होती है। इसको किस तरीके से हमें लेना चाहिए और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हम जो हमारा एक अप्रोच टू द पेशेंट होता है उसको बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो अप्रोच टू पेशेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत ही रिस्पेक्टफुल होना चाहिए एंड इट शुड बी नॉन जजमेंटल। वह आपको अपनी बहुत ही पर्सनल जानकारी दे रहा है, तो उस जानकारी के आधार पर आपको कभी उस पेशेंट को जज नहीं करना चाहिए और जो वो आपको जानकारी दे रहा है उसको आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से आप पूछना चाहिए। अगर कुछ उसमें ऐसी जानकारी वो देना चाह रहा है, शायद वो शर्मा रहा है और वो नहीं चाहता, तो उसमें उसको आपको सेंसिटिविटी दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको उसके साथ बातचीत में उसी के लहजे में आपको बात करनी पड़ेगी। आपको उसकी मनोस्थिति तक पहुंचने की ज़रूरत है, तभी आपको वो अपनी एग्जैक्ट जो हिस्ट्री है वो दे पाएगा। और हिस्ट्री का ये जो इम्पोर्टेंस है, हम जब हिस्ट्री टेकिंग होती है, जब आप उससे उसकी इलनेस के बारे में जब आप डिटेल ले रहे हो, आप एक प्रोविजनल डायग्नोसिस पे उसमें पहुंच जाते हैं। केवल हिस्ट्री से ही आप उसकी प्रोविजनल डायग्नोसिस पे पहुंच जाते हैं। फिर जब आप एग्जामिनेशन करते हैं तो आप जो है उसकी जो यू रूल आउट वेरियस डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड अगर ज़रूरत होती है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन के हेल्प से हम उसकी एक डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। हिस्ट्री टेकिंग जो होती है, जो वो हमें हिस्ट्री दे रहा है, उसी के आधार पर हम उसकी जो प्रोविजनल डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं। ज़रूरत पड़ने पे उसी के आधार पर हम आपको टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो हिस्ट्री लेना जो है वो बहुत ही एक आर्ट है एक तरीके से। और जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग में होते हैं, आपको डेली केसेस आप देखते हैं, आप डेली उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उस समय इसकी गंभीरता कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं ये एक वीडियो लाई हूँ जो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है। इस वीडियो का आपको हर जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा। जैसे अब अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसमें कितना, मान लीजिए अगर पेशेंट बोल के आया है आपके पास पेन इन एब्डोमेन, तो पेन इन एब्डोमेन के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। तो वो पेन इन एब्डोमेन किस तरीके से शुरू हुआ, सडन ऑनसेट था या उसको क्रॉनिक है, तो ये साथ में उसको वॉमिटिंग है या नहीं है, लूज मोशन है या नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन है कि नहीं है, यूरिन में कोई समस्या है क्या, तो ये हमें धीरे धीरे उसके एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, उसकी जो पूरी डिटेल है, ये जैसे अगर कोई महिला आपके पास आती है, मान लीजिए शी कम्स टू यू विद 1.5 month एमिनोरिया एंड ब्लीडिंग पीवी। सो डायग्नोसिस जो आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनती हैं 1.5 month एमिनोरिया एंड ब्लीडिंग पीवी पे आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है या उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये जो मेन आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनते हैं उस समय ये आपका ये बनता है। साथ ही साथ उसके लोकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में आ गया कि आपको अगर वो मान लीजिए प्राइमी ग्रेविडा है एंड शी कम्स टू यू विद 1.5 month एमिनोरिया एंड ब्लीडिंग पीवी, तो आपका जो मोर टूवर्ड्स जो जाएगा इट विल बी टूवर्ड्स थ्रेटेंड अबॉर्शन। और सेकंड, अगर मान लीजिए उसी हिस्ट्री में आप ये निकाल लेते हैं बातों बातों में कि सपोज शी इज़ सेकेंड ग्रेविडा, शी कम्स विद 1.5 month एमिनोरिया एंड ब्लीडिंग पीवी एंड शी सेज दैट उसने कॉपर टी लगवा रखी है, सो योर माइंड विल गो टूवर्ड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री का आपका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत मायने रखता है। अगर सपोज़ आपके पास पेशेंट आ रहा है कह के कि मुझे लूज़ मोशन है, अब लूज़ मोशन की हिस्ट्री, लूज़ मोशन के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, तो आपको जो हिस्ट्री लेनी होगी तो उसमें अगर मान लीजिए वो कह रहा है, आपने उससे पूछा कि उसने कहीं बाहर का कुछ खाया है क्या, एंड ही सेज कि हाँ कुछ खाया था और उसके बाद से हुआ, तो यू गेट कि इन्फेक्टिव कॉज हो सकता है, यू गिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। मान लीजिए वो कहता है कि उसको कोई डेंटल पेन था, उसने अभी आके आपसे कहा कि मुझे लूज़ मोशन है,
क्योंकि वो हिस्ट्री उसने वहाँ पे ज़रूरी नहीं समझी, उसको कोई मान लीजिए डेंटल पेन रहा हो, उसके लिए उसने किसी डेंटिस्ट को दिखाया है एंड ही प्रिस्क्राइब्ड हिम सम एंटीबायोटिक। अब जब वो एंटीबायोटिक खाने शुरू करी, वो डेंटल पेन ठीक हो गया, लेकिन उसको लूज मोशन स्टार्ट हो गए, तो ही मे नॉट बी एबल टू रिलेट कि ये किस वजह से हुआ है, तो वो आपके पास आएगा केवल लूज मोशन बोल के। जब आप हिस्ट्री लेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल सा ये मिल जाएगा रीज़न कि भाई ये तो एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड आपको डायरिया हुआ है। तो ये हिस्ट्री जो आपको लेनी है वो बहुत ही, और वो पेशेंट आपको कब बताएगा, जब उसका आप पे भरोसा होगा। जब तक आप उसका भरोसा नहीं जीत सकते हैं, आप उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में, वार्ड्स में जाते हैं, ओपीडीज़ में जाते हैं, तो पहली बात तो आप वेल ड्रेस होकर जाइए। लगना चाहिए कि यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स। आपके जो स्लीव्स ढंग से फोल्डेड होने चाहिए। आप जो लगना चाहिए कि आप गंभीर हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप चलते फिरते आ गए। साथ ही साथ वहाँ पे कोशिश ये करें कि आप आपस में जो चिट चैट है वो कम से कम करें, और पेशेंट्स की तरफ गंभीरता, थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है वो दर्शाएं। और उनसे रिलेटेड जितना आप ज़्यादा हिस्ट्री डेली लेंगे, उतना ये आपको आगे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये एक कला है। आप जो थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, उस थियोरेटिकल चीज़ों को आपको क्लिनिकली अप्लाई करना है। और हिस्ट्री ही एक मात्र ऐसा तरीका है जिससे आप यू गो टू अ सर्टेन डायग्नोसिस। सो उस डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए वो एक आर्ट है कि किस तरीके से आपने जो थ्योरी में पढ़ रखी हैं चीज़ें, उसको आप क्लिनिकली अप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये हिस्ट्री इसकी एलिसिट नहीं कर पाएंगे कि उसको डेंटल पेन था और उसने कोई दवाई खाई और उसके बाद उसको लूज मोशन हो गया, मे बी आप उसको फिर से एंटीबायोटिक दे देंगे, यू विल स्टार्ट अनदर एंटीबायोटिक। फिर अगर उसको उससे आराम नहीं होगा, देन व्हाट, देन यू विल गो ओके चलो अब ये टेस्ट कराते हैं, अब वो टेस्ट कराते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही लूज मोशन बोल के अगर कोई महिला आपके पास आ रही है एंड उसकी हिस्ट्री में है कि उसका पीछे कुछ दिन पहले अबॉर्शन हुआ है, या शी टुक सम मेडिकल MTP, और मे बी शी हैड डिलीवरी फ्यू डेज बैक, वो मे बी आपको नहीं बताएगी, तो उस केस में आपको दूसरा जो कॉज हो सकता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पेल्विक सेल्यूलाइटिस वगैरह हो सकता है, उसकी वजह से उसको वो लूज मोशन हुए हो सकते हैं। तो हिस्ट्री लेने का काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, और उसको आपको बहुत ही संजीदगी से, सेंसिटिविटी, रेस्पेक्टफुल तरीके से एंड नॉन जजमेंटल तरीके से आपको पेश आना है। वॉट एवर इंफॉर्मेशन द पेशेंट इज़ गिविंग टू यू, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। मान लीजिए आपको कोई सिरोसिस का केस मिलता है और उसमें वो आप एलिसिट कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री की, ही इज़ अ क्रॉनिक एल्कोहलिक, तो उस क्रॉनिक एल्कोहलिक वाले हिस्ट्री को आपको ऐसा जब बता रहा है तो उसको ऐसे नहीं शो करना है कि भाई ये तो बहुत गलत काम है, ऐसा क्यों किया तुमने। वो और जो कुछ उसने गलती करी होगी वो नहीं बताएगा आपको, या वो कब से ले रहा है। मान लो वो उसे अगर लगेगा कि मेरी बात सुन के डॉक्टर साहब को लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो वो कह देगा कि मैं तो कभी कभी लेता हूँ, आई एम नॉट अ क्रॉनिक एल्कोहलिक। इस तरीके से वो अपनी हिस्ट्री में बदलाव करके आपको बताएगा। साथ ही साथ जैसे अगर मान लीजिए कोई आपके पास आ रहा है, कोई लिम्फ नोड स्वेलिंग है उसको ग्रॉइन में, आप इस तरीके से उससे पूछेंगे कि अरे तुम्हारे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट तो नहीं है, तो वो उसे लगेगा कि ये तो पहले से ही इस बात को बुरा मान रहे हैं, और होंगे भी तो वो नहीं बताएगा आपको। तो इस वजह से जो भी आपको हिस्ट्री लेनी है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल, सेंसिटिव एंड नॉन जजमेंटल आपका बिहेवियर होना चाहिए। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ डिसीज़ेज़ जो होती है वो पर्टिकुलर एज में ज़्यादा कॉमन होती है, इसलिए आपको एज वगैरह सब पता होना चाहिए पेशेंट का। डिटेल इसके बारे में स्पेशली जो ऑब्स्टेटिक्स हिस्ट्री के रिलेटेड है, वो मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो है आप जाके देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग का, उसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट वो होती हैं जिसकी वजह से वो आपके पास आया है, जिस कंप्लेंट की, जिस शिकायत की वजह से वो व्यक्ति आपके पास आया है, उसको चीफ कंप्लेंट कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए
वही मैं केस लेती हूँ। अगर कोई कह रहा है कि मैं लूज़ मोशन बोल के आया हूँ, इफ़ वो और चीफ कंप्लेंट की जो वर्ड्स हैं और उसके बाद हम उसका हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस भी लेते हैं, HOPI जिसे कहते हैं, तो वो चीफ कंप्लेंट एंड HOPI जो स्पेशली इट हैज़ टू बी इन द पेशेंट ओन वर्ड्स, उसमें आप अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करेंगे। आप ये अपने जो आप मेडिकल टर्म्स यूज़ करते हैं वो आप पेशेंट केम विद हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन ऐसे नहीं कहेंगे। वो क्या कंप्लेंट लेके आई, शी केम विद द हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग PV, सो दैट विल बी द चीफ कंप्लेंट एंड उसी को आप फिर एलिसिट करेंगे HOPI में। उसमें आप ये नहीं करेंगे कि ये पेशेंट जो है ये अबॉर्शन की, शी केम विद द हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन या चीफ कंप्लेंट ऑफ अबॉर्शन, ऐसे नहीं होगा। सो इट हैज़ टू बी इन द पेशेंट ओन लैंग्वेज। साथ ही साथ जैसे मैं आपको अब पेशेंट आ रहा है कि आई हैव लूज मोशन सिंस 2 days, तो वो लूज मोशन जो हैं वो उसके चीफ कंप्लेंट हैं। जब हम उसके इलेबोरेट करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, तब हम जाएंगे कि पेशेंट हैड देयर इज़ ए हिस्ट्री ऑफ टूथेक, मान लीजिए 3 days बैक, 4 days बैक, फॉर विच ही टुक ट्रीटमेंट सम मेडिसिन एंड देन आफ्टर स्टार्टिंग मेडिसिन फॉर 2 days ही स्टार्टेड लूज मोशन। तो वो हमारा उसका फिर टूथ एक जो है वो उस टूथ एक की वजह से हमारे पास नहीं आया है, वो हमारी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की डिटेल में आ जाएगा। तो हम अपने आप से मॉडिफाई नहीं करेंगे कि चीफ कंप्लेंट में लूज मोशन भी है, चीफ कंप्लेंट में फिर उसको टूथ एक भी है, ऐसा नहीं करेंगे। जो वो आपको अपने वर्ड्स में बता रहा है कि भाई मुझे क्या समस्या है, वो आप उसकी चीफ कंप्लेंट, और जब आप उसको इलेबोरेट करोगे इट बिकम्स हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देयर आर फ्यू कि वो किस जो पेन है या जो भी उसको जो समस्या है या जिस कंप्लेंट से वो आपके पास आया है, वो उसकी किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है, उससे पहले उसको क्या और समस्या रही थी, या कैसे किस वजह से वो एग्रेवेट होती है। जैसे मान लीजिए वो आपको बोल रहा है कि किसी बैक में पेन है एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो कह रहा है कि भाई मूवमेंट के साथ मेरा वो पेन जो है वो एग्रेवेट होता है, तो आपको समझ में आएगा कि फिर आप पूछेंगे कि कहीं कोई भारी काम किया था, कोई वज़न उठाया था, तब आपको वो बताएगा कि हाँ मैंने वेट लिफ्टिंग की थी या मैंने कोई हैवी वेट का कोई आइटम उठा के इधर से उधर रखा, तो जिसकी वजह से मुझे ये पेन स्टार्ट हुआ, उसके बाद स्टार्ट हुआ। सो दिस ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू एलिसिट, एंड इसकी जो आपको आदत पड़नी है वो आपको तभी पड़ सकती है जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते हैं, तो आप पेशेंट्स की हिस्ट्री ज़रूर लें, उनकी कंप्लेंट्स पूछें, वो कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, ये चीज़ें ज़रूर पूछें। मान लीजिए अगर सपोज ए वुमन कम्स टू यू विद 1.5 month अमीनोरिया विद ब्लीडिंग PV और वो कह रही है, फिर आप उससे पूछेंगे सपोज देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इमीडिएटली प्रायर टू द ब्लीडिंग, सो देयर मे बी सम लोकल कॉज। आपके दिमाग में फिर यही आएगा कि देयर मे बी सम लोकल कॉज, स्टिल यू हैव टू रूल आउट अदर थिंग्स, बट आपको एक रास्ता मिलता है कि हाँ ये एक इसमें लोकल कॉज हो सकता है। Suppose a woman comes to you at around 55 year of age and she comes to you with postmenopausal bleeding PV. So postmenopausal bleeding PV का एक सबसे जो एक important cause है that has not to be missed is endometrial carcinoma. उसमें बाकी causes भी हो सकते हैं, आपका atrophic endometritis भी हो सकता है, local causes भी हो सकते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आ रही है तो बाकी सारे कॉजेज दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट कार्सिनोमस CA एंडोमेट्रियम इज डेफिनेटली। सो आपकी फर्स्ट जो है आपका हिस्ट्री टेकिंग और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं। नाउ सपोज इफ़ शी इज़ मल्टी ग्रेविडा, शी इज़ नॉट हाइपरटेंसिव, शी इज़ नॉट ओबीज, वो उसके पास बाकी और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, और हर एग्ज़ामिनेशन में आप उसको लोकल आपने चेक किया, सब कुछ ठीक है, फिर आपने उसका पैप भी ले लिया, आपने उसका अल्ट्रासाउंड भी कर लिया, उसका एंडोमेट्रियल थिकनेस भी आपका नॉर्मल आ रहा है सब कुछ, तो आप उसको रीएश्योर कर सकते हैं कि ओके देयर इज़ नो मच
बिग इशू। मान लीजिए उसी वुमन में हिस्ट्री है कि उसका मिनाक जल्दी हुआ, मेनोपॉज लेट हुआ, या फिर उसका ओव्यूलेशन शी इज़ एनोवुलेटरी साइकिल्स रही, हाइपर एस्ट्रोजेनिक उसको कंडीशंस रही, मान लीजिए रेगुलर साइकिल्स नहीं थी उसकी, या उसका हाइपरटेंशन है, या उसको डायबिटीज़ है। तो ऑल दीज थिंग्स आर मेकिंग हर प्रोन फॉर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट, विच इज़ द कॉज, वन ऑफ द कॉज फॉर CA एंडोमेट्रियम। अगर आपको हिस्ट्री में उसकी सारी पास्ट हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री में आपको पता है कि वो डायबिटिक भी है और वो आपकी हाइपरटेंसिव भी है, शी इज़ ओबीज, तो ये सारी चीज़ें आप अगर देख रहे हैं एंड स्टिल इफ़ यू गेट एंडोमेट्रियल थिकनेस ऑफ मान लीजिए 4-5 के करीब आ रही है, ऑल्दो इट इज़ बॉर्डर लाइन, बट स्टिल यू शुड सब्जेक्ट द वुमेन टू एंडोमेट्रियल बायोप्सी, क्योंकि उसमें आपको अदर रिस्क फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंस होती है कि आपको हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की क्यों मायने रखे जाते हैं। जब फिर बाद में आता है आपका इन ऑब्स्टेटिक वुमेन ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, वो मैंने डिटेल में जो मेरा वीडियो है हिस्ट्री टेकिंग इन ऑब्स्टेटिक्स, उसमें अच्छे से मैंने लिया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जैसे अभी इसी केस में मैंने बताया पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, या आपको अगर हम वो डायरिया, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया का अगर हम बात करें तो उसमें भी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री उसकी है कि उसको डेंटल पेन था, उसके लिए उसने ट्रीटमेंट लिया, तो वो वहाँ इम्पॉर्टेंट हो गई। मान लीजिए पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री या पास्ट मेडिकल ऐसे भी हो सकती है कि वुमन कम्स टू यू विद 1.5 month अमीनोरिया एंड ब्लीडिंग PV, पेन इन एब्डोमेन, एंड ऑन इंक्वायरी आपको पता चलता है कि उसको पास्ट में कोई सर्जरी हुई थी या कोई दवाई दी गई थी, बिकॉज शी हैड सम एक्टोपिक प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी लाइंग आउटसाइड द यूट्रस। उस कंडीशन में आपको बहुत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि येस दिस में बी अ रिकरेंट केस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। या अगर वो लोअर एब्डोमिनल पेन बोल के आ रही है एंड वजेनल डिस्चार्ज, और वो बोल रही है कि पहले भी उसको ये इन्फेक्शन रहे हैं, पहले भी होता रहा, तो आपको दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि ये जो है ये इसके लिए प्रोन है इसको, क्योंकि PID एक बार होने के बाद उसके चांसेस दोबारा होने के बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी का है। मान लीजिए वुमेन कम्स टू यू 1.5 month एमेनोरिया, she has one living child and now using IUCD, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर कोई IUCD की प्रेजेंस में प्रेग्नेंट होती है महिला, तो फर्स्ट थिंग यू शुड रूल आउट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि उसमें अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो चांसेस ऑफ एक्टोपिक इज़ वेरी मच हाई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बहुत ही केयरफुल रहना है, और ये आप केवल तभी सीख सकते हैं जब आप इसको रिपीटेडली कर रहे हैं, प्लस साथ में आपका जो एटीट्यूड है वो इस तरीके का होना चाहिए दैट यू आर न्यूट्रल टू एवरीथिंग। आपको किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसे शो नहीं करना कि दिस वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ रॉन्ग, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। चलो मान लीजिए कोई कह रहा है कि आई हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, तो आप उसको डाउट करो। इस तरीके से आपको एक डॉक्टर होने के नाते इन सब चीज़ों से आपको बहुत ही ज़्यादा, जब तक आप इसको नॉन जजमेंटल नहीं होंगे तब तक यू विल नॉट बी ए गुड डॉक्टर, वेरी फ्रेंकली। तो आपको नॉन जजमेंटल होना है, वॉट एवर दे आर टेलिंग यू वो आप पे भरोसा कर रहे हैं और आपको उनका इलाज करना है। कोई आपको मॉरल पुलिसिंग नहीं करनी है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। सेंसिटिव एटीट्यूड एंड नॉन जजमेंटल एटीट्यूड इज़ मस्ट। तो मेडिकेशंस की हिस्ट्री आप उसकी लेंगे, कोई एलर्जी है क्या उसकी, वो आप लेंगे। ये सारी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्रीज़ हैं जो आपको लेनी होती हैं। जो एक हमारा अगर हम अप्रोच टू क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एक होता है
सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री ले रहे हैं तो हमारा जो पर्पज़ है दैट इज़ अबाउट मेकिंग द डायग्नोसिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन और ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू मेक अ डायग्नोसिस, नंबर 1। व्हाट इज़ द सेकंड पार्ट फॉर दिस। अगर आप किसी एक डायग्नोसिस पे आ रहे हैं तो वो जो बीमारी है जो आप डायग्नोसिस पे आ रहे हो, हर बीमारी की, अधिकतर बीमारियों की जो सीवियरिटी होती है, आइदर इट इज़ माइल्ड और सिवियर और माइल्ड मॉडरेट सिवियर, या उसका कुछ नहीं होता, इसका कोई सीवियरिटी नहीं होती। तो अगर उस डिजीज़ की सीवियरिटी की ग्रेडिंग है तो यू हैव टू असेस द सीवियरिटी। जैसे अगर मान लीजिए 32 वीक्स प्रेगनेंसी पे एक प्रेग्नेंट वुमेन आती है एंड शी इज़ हैविंग प्री एक्लेम्शिया। ओके, नाउ यू डायग्नोज इट दैट ओके शी इज़ हैविंग प्री एक्लेम्शिया। अब प्री एक्लेम्शिया इज़ आइदर माइल्ड और इट इज़ सिवियर। अगर उसका माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है तो हर ट्रीटमेंट कोर्स इज़ डिफरेंट। इफ़ शी इज़ हैविंग सीवियर प्री एक्लेम्शिया देन हर ट्रीटमेंट कोर्स इज़ डिफरेंट। दैट्स वाई दिस माइल्ड और टू नो द सीवियरिटी। सपोज एक PID की पेशेंट आपके पास आ रही है तो उसकी क्या सीवियरिटी है। इफ़ शी इज़ माइल्ड देन यू विल गो गिव द OPD ट्रीटमेंट। आप उसको मेडिसिन लिखेंगे एंड देन यू विल फॉलो। मान लीजिए वो उसको फीवर है, लूज मोशन है उसको, तो आप क्या करेंगे उसको में आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शी इज़ हैविंग सम पेल्विक कलेक्शन और एब्सिस। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यू विल एडमिट हर एंड यू विल स्टार्ट हर ऑन एंटीबायोटिक्स, IV एंटीबायोटिक्स। सो व्हाट नेक्स्ट। अब अगर हमने उसकी सीवियरिटी बनाई है, डिसीज़ को डायग्नोज कर लिया हमने, एक सीवियरिटी उसकी डिटरमाइन कर ली। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट पार्ट इज़ उस स्टेट के उसकी सीवियरिटी के हिसाब से विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट, वी हैव टू फॉलो अप। So there are some parameters that are to be used in case of follow-up either in OPD or in admitted cases. So ये clinical problem solving के 4 पॉइंट हैं जो आपको कभी भूलने नहीं हैं। आपका aim is to make a diagnosis, to determine its severity, then to start the treatment. Treatment differs in many diseases according to the severity of the disease. आपको अगर मैं आपके पास एंटीपार्टम हेमोरेज की वुमेन आ रही है, शी इज़ इन अर्ली प्रेगनेंसी, मान लीजिए 32 वीक्स पे है, शी स्टेबल, बेबी स्टेबल, तो आपने एक बार एसेस किया कि मान लीजिए प्लेसेंटा प्रीविया है, तो यू विल पुट हर ऑन मैकेफी जॉनसन रेजिम, दैट इज़ यू विल सी द गो फॉर द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट। मान लीजिए शी इज़ द सेम केस, अगर वो ऐसे आई कि उसका IUFD हुआ है तो आप क्या करेंगे, या उसकी ब्लीडिंग इतनी सीवियर है कि इट इज़ कॉजिंग हाइपोटेंशन इन द मदर एंड इट इज़ नॉट स्टॉपिंग, तो आप क्या करेंगे, देन यू विल गो फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आप उसको अगर प्लेसेंटा प्रीविया का किस टाइप का है, वेजेनल उसके उसका जो डिपेंडिंग अपॉन द मदर्स कंडीशन एंड बेबीज़ कंडीशन, फिर आप या तो उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए रख सकते हैं तो नॉर्मल के लिए रखेंगे, सिजेरियन का है तो सिजेरियन करेंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका सिवियरिटी क्या है। तो ट्रीटमेंट डिफर्स अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी इन सेम डिसीज़। ये आपको दिमाग में फिट रखना है ये इस बात को कि एक ही बीमारी की अगर हम सिवियरिटी अलग अलग बात करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है। एक पेशेंट आ रहा है आपका, उसको 2 दिन की फीवर की हिस्ट्री है, आप क्या करेंगे उसको, आप उसको मेडिसिन देंगे एंड यू विल कॉल द पर्सन। आपने जो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई है अगर वो क्लिनिकली स्टेबल है तो आप उसको ये दवाइयाँ लिख के और भेजेंगे और कहेंगे कि वापस आप आके 2 दिन बाद दिखाइए। अगर वही पेशेंट आपके पास आ रहा है, मान लीजिए मोर देन 15 डेज फीवर एंड स्टिल उसकी डायग्नोसिस सर्टन नहीं हुई है, व्हाट विल यू डू, यू विल एडमिट द पेशेंट, बिकॉज आपको पता है कि 15 डेज़ के फीवर की सीवियरिटी जो होती है वो अलग है, आपको उसका जो कॉज है देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ नॉट सिंपल वायरल फीवर और समथिंग लाइक दैट। तो उस तरीके से हर बीमारी का, एक ही बीमारी के नाम में अगर हम उसको डायग्नोसिस में डाल रहे हैं तो उस डायग्नोसिस के अनुसार, मान लीजिए हमने एक्टोपिक डायग्नोज कर लिया किसी महिला का और वुमेन स्टेबल, वी कैन गो फॉर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ दैट एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
बट सपोज वो एक शॉक के उसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में उसका रप्चर हो गया, एक्टोपिक रप्चर, एंड उसको हीमोपेरिटोनियम एंड शी इज़ इन शॉक, तो आप क्या करेंगे? तो आप उसका तुरंत उसको लेप्रोटॉमी करेंगे। सो एक ही बीमारी, एक ही डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉट ओनली मेकिंग द डायग्नोसिस बट टू असेस द सिवियरिटी, then as per the severity you will have to start the treatment, and if you start the treatment you will monitor the outcome and progress of the patient. So अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो उसका अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछता है कि इसका क्या पर्पज़ है तो आपको ये 4 पॉइंट बताने ज़रूरी हैं। एंड देयर आर 7 फंडामेंटल क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है जब आप कोई हिस्ट्री ले रहे हो, तो आपको ये भी याद रखने हैं। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले जब आप वो आपको कोई अपनी हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट और आप जब उसकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस ले रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपने दिमाग में पूछना है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, नंबर 1। नाउ नंबर 2 इज़ द व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको जो भी लाइकली डायग्नोसिस लग रहा है तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप कि आप उसमें मेडिसिन दे के फॉलोअप कराएंगे या कुछ आप इन्वेस्टिगेशन और कराना चाहते हैं टू बी सर्टेन अबाउट योर डायग्नोसिस, तो वो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। नाउ आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको वो डायग्नोसिस पता है तो यू शुड बी एबल टू नो यू शुड बी अवेयर कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म फॉर दिस प्रोसेस। जो उसके बॉडी में जो चल रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है। मान लीजिए वही मैं आपको केस बताती हूँ। मान लीजिए वो लूज मोशन एक लेके महिला आती है एंड आप उसको एक नॉर्मल लूज मोशन की तरह ले रहे हैं, लेकिन आप जब उसकी डिटेल में जा रहे हो, आप उससे पूछ रहे हो उसके लास्ट पीरियड कब आए, तो वो बता रही है कि मान लो मेरा पीरियड 2 महीना पहले आया था, फिर रुक गया था, फिर मैंने कोई दवाई खा ली, फिर अभी मेरे को थोड़े दिन पहले हुआ था। अब वो लूज मोशन के साथ आ रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए उसको वहाँ पे सेप्सिस हुआ है तो उससे आपका पेल्विक पेरिटोनाइटिस और फिर उसकी वजह से लूज मोशन उसको हो सकते हैं। तो ये आपको अगर पता है तभी आप, जब आपको मैकेनिज़्म पता है तभी आप उसकी कंप्लेंट को जो उसने बताई है, क्योंकि वो सबकी कस्टम होती हैं। आप जब एक कोई डिसीज़ पढ़ते हैं थ्योरी में, तो उस डिसीज़ के आपको फलाना बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे और एक ही सिम्टम आपकी बहुत सारी डिसीज़ में मिलेगा। सो यू हैव टू, हर पेशेंट में हर सिम्टम नहीं आता और हर बीमारी में हर सिम्टम नहीं आता। तो जो वो सिम्टम बता रहा है वो एक तरीके से जैसे टेलर होता है ना, कि हालांकि आप रेडीमेड कपड़े लेंगे तो क्या होगा कि वो एक साइज़ के होंगे, किसी को ढीले होंगे, किसी को कहीं से टाइट होंगे, लेकिन जब आप उसको कस्टम टेलरिंग कराते हैं तो यू गेट द बेस्ट। कस्टम टेलरिंग इज़ यू गेट द बेस्ट फिटिंग फॉर योर एज पर योर बॉडी। इसी तरीके से जो हमारे हिस्ट्री है और जो हम कंपाइल करते हैं उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में, इट इज़ लाइक कस्टम टेलरिंग। सो क्योंकि हम जानते हैं कि हर बीमारी का हर सिम्टम हर पेशेंट में नहीं आता और एक ही जो सिम्टम है वो बहुत सारी बीमारियों में है, तो जब तक आप सबको कंपाइल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये आपको मैकेनिज़्म भी पता होना चाहिए कि किस वजह से आपको इसमें ये सिम्टम नज़र आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि केस पीआईडी का है और उसको शोल्डर पेन है, तो आपको कैसे पता, तो आप उसे कैसे रिलेट करेंगे? वो लोअर एब्डोमिनल पेन बोल रही है, एक शोल्डर पेन भी बोल रही है, तो आपको पता है कि भाई वो इस केस में ऐसा आ सकता है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज भी क्लियर होनी चाहिए, और उसका जो आपको कस्टम टेलरिंग है इसकी हर पेशेंट की हिस्ट्री सुन के, उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके जो आप एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे पहुंच रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको थोरो नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज को अप्लाई करना भी आपको समझ में आना चाहिए। और ये कैसे आएगा? आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, बिकॉज आपके पास बहुत सारे दिन होते हैं उस समय और वो हम सब मस्ती में निकाल देते हैं, एंड लेटर वी रियलाइज़ कि वो जो गोल्डन पीरियड था हमारी लर्निंग का वो निकल गया। तो इसलिए आप जब भी क्लिनिक में जाते हैं, यू ट्राई टू talk to as many patient as possible, try to take the history, always go through the notes, whatever is written। जो जब एक रेजिडेंट लिखता है नोट्स को, क्योंकि वो फ्रेश पास आउट है और वो अभी भी लर्निंग फेज में है, तो ही ट्राइज टू
राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग जो भी पॉसिबल होती है. सो ऑलवेज गो थ्रू द नोट्स, ऑलवेज आस्क टू द पेशेंट योर सेल्फ ऑल्सो एंड इन अ वेरी पोलाइट मैनर. फिर जब आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसके क्या रिस्क फैक्टर है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग करके आ रही है and she had other risk factors also, so you have to be more careful. In that case you may write down some investigation. If there are no risk factors, you may ask her that everything is okay and you follow up after if there occurs again bleeding. So risk factor आपको पता होंगे तभी आप उसको assess कर पाएंगे. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस विद द डिसीज़ प्रोसेस. जो आपके पास जो डिसीज़ प्रोसेस है उसका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई पेशेंट केवल कॉम्प्लिकेशन लेकर आपके पास आए. जैसे अगर किसी ने मान लीजिए अबॉर्शन कराया किसी क्वैक के पास में, सेप्टिक अबॉर्शन, तो वो सेप्टिक अबॉर्शन की हिस्ट्री भी छुपाएगी, वो अपनी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री भी छुपाएगी, वो सब कुछ छुपाएगी. लेकिन हो सकता है वो केवल आपके पास फीवर, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स और लूज मोशन और इस तरीके से आए. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू शुड बी अवेयर कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थेरेपी एज पर द सिवियरिटी ऑफ द डिसीज़. जैसे पीआईडी है, एक पीआईडी में वो उसको माइल्ड लग रहा है तो उसके से बेस्ट थेरेपी क्या है, ओपीडी ट्रीटमेंट. अगर आपको लग रहा है कि भाई ये जो इस समय बेस्ट थेरेपी उसकी सिवियरिटी की हिसाब से एडमिट करना है तो वो आपको पता होना चाहिए. जैसे कि अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, आप वो पेशेंट स्टेबल है, बेबी भी ओके है, तो आप उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पे रखेंगे. दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट जब तक कि बेबी वायबल नहीं होता. अगर मान लीजिए वो प्लेसेंटा प्रीविया 32 वीक्स पे आ रही है एंड एवरीथिंग इज स्टेबल, तो आप उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पे रखेंगे. इफ़ शी इज़ कमिंग एट 37 वीक्स, उस समय भी बेबी ठीक है, उस समय भी मदर भी ठीक है, तो क्या आप उसको एक्सपेक्टेंट पे रखेंगे? नहीं, आप नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ टू डिलीवर द बेबी. सो ये किस समय क्या बेस्ट उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, हर गाइडलाइन आपको बुक में मिलेगी, बट यू हैव टू बी केयरफुल इनफ टू अप्लाई इट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. एंड लास्ट वन इज हाउ वुड यू कन्फर्म द डायग्नोसिस. सो उस हिसाब से वी विल बी डूइंग सम test. So this was all about the history taking clinical approach towards patient. I would like to tell you again, you please be polite, please be very sensitive and non-judgmental while taking the history. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए. आप जो भी अगर कोई क्वेरी है, you please write down in the comment box. I will be happy to reply you back. और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.